आज हम वन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि गैस की दाब, ताप और आयतन में संबंध बताती है, एक आदर्श व्यवहार को बताती है गैस का। उसके बाद हमने आदर्श व्यवहार से विचलन के बारे में पढ़ा था कि गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों अभिव्यक्त करती है और उसका क्या कारण है। तो हमने कारण में पाया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार गैस का जो वास्तविक आयतन होता है, वास्तविक आयतन मतलब गैस का वह आयतन जब पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हो और उनके मध्य किसी भी तरह के कोई खाली स्थान नहीं हो, तो वह आयतन उसका गैस का वास्तविक आयतन कहलाता है। काइनेटिक गैस इक्वेशन के अनुसार वास्तविक आयतन को गैस के आयतन के टोटल आयतन के सामने नगण्य माना गया। लेकिन जब रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में वास्तविक आयतन को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता है। इसलिए आइडियल गैसिफिकेशन के वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया गया और उस करेक्शन के बाद में वह रियल गैस में इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरीके से काइनेटिक गैस थ्योरी के अंदर यह बताया गया है कि पार्टिकल के मध्य किसी भी तरह का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण नहीं होता है और पार्टिकल स्वतंत्र रूप से रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं स्ट्रेट लाइन में। अब पार्टिकल के मध्य किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा, तो उनके मोशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन रियल गैस के पार्टिकल्स के मध्य आकर्षण पाया जाता है और इस आकर्षण के कारण पार्टिकल के मोशन पे प्रभाव पड़ता है। और जैसे फॉर एग्जांपल पार्टिकल कंटेनर के मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में है, तो वह चारों तरफ से सभी दिशाओं से वह पार्टिकल से घिरा रहता है और सभी दिशाओं से बराबर मात्रा में आकर्षित होता है, क्योंकि उसके चारों सभी दिशाओं में जो पार्टिकल है बराबर बराबर पावर से खींचते हैं, तो उस पे लगने वाला आकर्षण बल सभी दिशाओं के कारण न्यूट्रल हो जाता है और वो कोई आकर्षण प्रभाव महसूस नहीं करता। वहीं पार्टिकल मूव करता हुआ जब कंटेनर की दीवार में अर्थात पात्र की दीवार के पास पहुंचता है, टकराता है, तो पात उस कण के उस पार्टिकल के पीछे की तरफ जो गैस है, उस गैस के पार्टिकल उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। आगे की तरफ कोई पार्टिकल होगा नहीं, क्योंकि आगे की तरफ पात्र की दीवार होती है, पीछे की तरफ गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि पीछे की तरफ तो उसको पार्टिकल खींच रहे हैं लेकिन आगे की तरफ कोई नहीं खींच रहा, तो उसकी गति धीमी हो जाएगी और उस धीमी गति से वह पात्र की दीवार से टकराता है और पात्र की दीवार से धीमी गति से टकराएगा तो पात्र पर उत्पन्न होने वाला दाब क्या होगा, थोड़ा कम होगा। किसकी तुलना में? आइडियल गैस की तुलना में, क्योंकि आइडियल गैस में किसी तरह का आकर्षण नहीं होता, लेकिन रियल गैस में आकर्षण हो गया, जिसके कारण पात्र की दीवार पर उत्पन्न होने वाला दाब, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर पद में कुछ करेक्शन किया गया और उस प्रेशर पद में कुछ करेक्शन करके उसको रखा गया, तो हमें एक रियल गैस इक्वेशन प्राप्त होती है। तो इस तरीके से दाब में करेक्शन और आयतन में करेक्शन करके एक नई इक्वेशन इजाद की गई, जिसे हम वन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। तो ये है हमारी वन डर वाल इक्वेशन, जिसे हम इक्वेशन फॉर रियल गैस भी कहते हैं। यह है P ब्रैकेट ब्रैकेट P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट V माइनस एन बी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर पद में करेक्शन है, ये देखिए प्रेशर पद में करेक्शन है, ये रियल गैस की इक्वेशन P बराबर NRT, और ये देखो ये प्रेशर पद को रिप्रेजेंट करता है, ये करेक्शन होके आया है, और ये वॉल्यूम पद को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वॉल्यूम को दर्शाता है।
तो यहाँ पे दो करेक्शन हुए हैं, दाब पद में और आयतन पद में। तो हम देखते हैं आज वॉल्यूम करेक्शन, आयतन में संशोधन। इन रियल गैस मोलिक्यूल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। रियल गैस में वो जो गैस की वास्तविक आयतन है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके करेक्शन में देखिए कैसे करेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी। माना कि टोटल गैस ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, वी है। मान लो गैस हमने एक वी कंटेनर, एक पात्र में सिलेंडर में भरी है जिसका आयतन कुल कितना है, वी है, और उसमें हमने n मोल गैस भर दी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, कितने मोल गैस भर दी, n मोल उसमें गैस भर दी, और एक मोल गैस का आयतन कितना है, b है। एक मोल गैस का आयतन कितना है, b है, और उसमें हमने n मोल गैस भर दी। तो n मोल गैस का आयतन कितना होगा, nb। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी, n। यह वो वॉल्यूम है जो क्या है, वास्तविक है, केवल अणुओं का वॉल्यूम है, खाली स्पेस का वॉल्यूम नहीं है। ये वो nb क्या हो गया यहाँ पे, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम। तो पात्र के वॉल्यूम क्या है, v है। तो जो कंप्रेसिबल भाग है, अर्थात जो खाली भाग है, वह क्या होगा, द आइडियल वॉल्यूम विच इज कंप्रेसिबल। जो कंप्रेसिबल वॉल्यूम क्या होगा, v जो गैस का वॉल्यूम है उसमें से क्या कर दें, वर्जित, अर्थात गैस का रियल वॉल्यूम माइनस कर दें nb, तो हमें मिल जाएगा कंप्रेसिबल, अर्थात vi इक्वल टू v माइनस nb। यह वॉल्यूम करेक्शन हो गया। अब इक्वेशन में जो आइडियल p v इक्वल टू nRT है, तो v की जगह अब हमें क्या रखना है, v माइनस nb। ये हो गया वॉल्यूम का करेक्शन। अब यहाँ पे देखिए v कैसे कैलकुलेट करते हैं, v कैलकुलेशन देखते हैं। अब b क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द गैस मॉलिक्यूल साइज, जो गैस के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर निर्भर करता है b, और जिसे को वॉल्यूम भी कहते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ b। अब b को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की कल्पना की है, एक मॉलिक्यूल लिए, दूसरा मॉलिक्यूल लिए, और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में एक दूसरे से टच है और इन्हें और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक मॉलिक्यूल की रेडियस क्या है, r है, तो डायमीटर क्या लिया हमने, d लिया है, d लिया डायमीटर, ये डायमीटर इसका क्या हो गया, d लिया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की दूरी भी किसके बराबर होगी, d के बराबर, क्योंकि ये आधा r, ये रेडियस और इसकी रेडियस दो, चूंकि दोनों की रेडिएशन सेम है, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, d को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने देखिए इसका एक शेडेड एरिया बनाया है, ये एरिया बनाया है, यह एरिया 2d के बराबर होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का क्या है, ये इसका d है, आधा इधर आधा इधर, तो 2d के बराबर होगा, ये 2d के बराबर हो गया। अर्थात इस शेडेड एरिया का डायमीटर क्या हो गया, 2d हो गया, और रेडियस क्या होगा इसकी, d। ये देखिए ये किसके बराबर हो गया, इस d के बराबर हो गया। और यह एरिया कहलाता वर्जित एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड एरिया हो गया, दो मॉलिक्यूल्स के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया फॉर वन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड एरिया क्या है, ये शेडेड एरिया, और ये किसके बराबर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू 4/3 पाई डी क्यूब। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, बी है, तो ये कितने मॉलिक्यूल के लिए थी, 4/3 पाई डी क्यूब, एक दो मॉलिक्यूल के लिए थी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल का था ये। अब एक मॉलिक्यूल के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो हमने 1/2 इंटू 4/3 पाई डी से रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये कट गया, 2 बच गया, 2/3 पाई डी क्यूब, ये आ गया अपना एक मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
2/3 पाई डी क्यूब को 2/3 पाई 2r। डी बराबर क्या था, एक डायमीटर बराबर क्या है 2r, 2 रेडियस। तो इसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं 2r लिख सकते हैं पावर की क्यूब। तो r को करेंगे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये 8 2 से मल्टीप्लाई 16, तो 16/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया हमारा 16/पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 4 से अलग करेंगे इसको, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 4/3 पाई आर, अर्थात एक मोलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया। तो ये आ गया हमारा एक्चुअल अर्थात रियल वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का हो गया। तो B बराबर क्या आ गया हमारा 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मोलिक्यूल। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल। अब हम 1 मोल के लिए निकालेंगे भी, 1 मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगी। और हमें पता है एक मोल के में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं Na। तो यहाँ पे हम Na से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B बराबर हो गया 4Na ब्रैकेट 4/3 पाई आर क्यूब। यह एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल हो गया, ये पर मोल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया, ये पर मोलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारी बी की वैल्यू है, कैलकुलेशन है, और यह न्यूमेरिकल में हमें काम में आएगी। थैंक यू वेरी मच।